नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। राजनीति में घमासान मचा हुआ है और यह घमासान राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है उसके नाम पर है। उन्होंने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा और इस वोट चोरी के जो सबूत दिए हैं उस पर जिस तरह से राजनीति आगे वो बढ़ा रहे हैं और चुनाव आयोग लगातार बचाव में भी कुछ नहीं कह पा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन इस चोरी के पकड़े जाने और आगे की जो सियासी राजनीति होगी उसमें विपक्ष क्या करेगा उस पर बहुत केंद्रित रहेगी। खास तौर से आज जिस तरह से उन्होंने बेंगलोर में वोट चोरी पर सीधे सीधे डंके पे कहा कि अगर हमें डेटा मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। यह हमारा पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा कश्मीर और कश्मीर। अभी कश्मीर अपने घाव से उभर नहीं पा रहा है। 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई और 5 अगस्त की बरसी पर 25 किताबों को बैन कर दिया गया जिनमें कश्मीर का सच दर्ज था। इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा सवाल है उत्तराखंड धराली में जो हुआ हादसा, क्या वह मैनमेड हादसा है या बस प्राकृतिक आपदा है? क्या है इसका सच? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले कि राजनीति के में जो घमासान है, राहुल गांधी का जो बम है, क्या उससे कोई असर पड़ेगा? क्या कोई बैकफुट पे जाएगा या चुनाव आयोग और मोदी सरकार जवाब देगी कि यह 1,250,000 वोटों की चोरी सिर्फ एक विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष ने जो पकड़ी है उस पर किसकी जवाबदेही है? कौन है गुनाहगार? इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की कहानी सुनाई है वो केवल कहानी नहीं बल्कि सबूत के साथ उसे साबित किया है। और मैं इसे वोट चोरी नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि लोकतंत्र का अपहरण है और हम सब गंभीर खतरे में हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि राहुल गांधी के तेवर और जिस तरह से उन्होंने कल इंडिया गठबंधन की बैठक में भी यह सारे के सारे तथ्य शेयर किए कि वह बिगुल फूंक रहे हैं युद्ध का, और जिस तरह से आज उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हमें डाटा मिल जाए तो हम यह साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। आने वाले दिन बड़े चुनावी घमासान के होंगे और सियासी उठापटक हमें देखने को जल्द ही मिल सकती है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा इस पे ये कहना है कि चुनाव आयोग के पास मैंडेट है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और राहुल गांधी ने उन्हीं का डेटा लेके जो खुलासा देश के सामने रखा है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह देश को ये आश्वासन दिलाए कि उनका वोट सुरक्षित है, चुनाव निष्पक्ष है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जल्द से जल्द राहुल गांधी को या विपक्ष को पब्लिक करें। अदिति, आप कह तो रही हैं लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी से कि तुम शपथ लो, पहले आप शपथ लीजिए और तब आप बताइए कि यह डाटा सच्चा है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई जवाब देते हुए तो चुनाव आयोग दिखाई नहीं दे रहा। और तमाम मीडिया चैनल्स ने भी जिस तरह से इसे अंडर प्ले करने की कोशिश की थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कोशिश बहुत संभव नहीं हो पाई। आज बहुत से गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं उनके बहुत से लोगों को जाना पड़ा जमीन पे, सोच के गए होंगे कि खबर कुछ और मिलेगी लेकिन खबर वही मिल रही है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो इस पे कोई पुनर्विचार या विचार करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो भाषा, इसमें ये जो ओथ का पूरा सिलसिला में ये इसमें एक चुनाव आयोग जो है वो बॉल वापस फेंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने कल ये साफ कर दिया था कि ओथ उन्होंने संविधान की बाकायदा पार्लियामेंट में ली है और अब वो जनता के सामने ये फिगर्स ला रहे हैं और जनता इसको तय करेगी कि आगे क्या होगा। और जहां तक तकनीकी सवाल का मसला है, वो तो आज कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े एक लॉयर हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि ये डाइग्रेशनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि जिस रूल के अंदर उन्होंने बोला है कि ओथ लीजिए, उस रूल के अंदर प्रोब हो ही नहीं सकती है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के 30 दिन का वक्त होता है। तो इन एनी केस ये जस्ट डाइग्रेशनरी टैक्टिक्स है और अपने आप दिमाग हटाने के लिए। हाँ, लेकिन मुकुल, सवाल ये है कि राहुल गांधी का आज का भी जो तेवर था, कल उन्होंने खुद ही कहा, हम ये शब्द उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम तो एटम बम के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि एटम बम अगर फूटा और अगर हमें और ज्यादा डेटा मिल जाएगा तो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। कल की दिन उनके नाम था और आज भी जिस तरह से उन्होंने बेंगलोर में
डंके की चोट पे ये कहा कि भाई हमें आप दे दीजिए, 25 सीटों पर जीत से प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम ये बता देंगे कि यह वोट चोरी से बने हैं। तो अब चुनाव आयोग को पीछे करके उन्होंने सीधे निशाना देश के प्रधानमंत्री पर साध दिया है। नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। अब तक लोगों के मन में ये अविश्वास तो बहुत कई चुनाव से था कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले ईवीएम पर बहुत शक थे, लेकिन कल जिस तरह से सबूतों के साथ, दस्तावेज के साथ राहुल ने रखा, मुझे लगता है कि इस पर ना कि राहुल से जवाब मांगने के बजाय प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए और ईसी को, यानी ईसीआई यानी चुनाव आयोग को देना चाहिए। और मैं कल देख भी रहा था थोड़ी जगह, मुझे बड़ी हंसी आई कि चुनाव आयोग के वकील बने हुए थे भाजपा के प्रवक्ता। वो कह रहे नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, जबकि उन्होंने भी कहा, वो भी एक पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी, उन्हें भी चुनाव में जाना है उस पर। तो ये पहली बार ऐसा सबूत के साथ चीजें आई हैं। इसने एक बहुत लोकतंत्र की हमारे जो एक तरह से बिल्कुल पोल खोल दी है, एक तरह से चुनाव आयोग नेकेड इसमें एक तरह से हुआ है। तो इसे बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को और जनता को भी। तो ये तो एक बड़ी बात हुई। तो भाषा, मेरा मानना यह है कि एक बड़ा गंभीर मसला सारे देश के सामने आया है और ये केवल राजनीतिक पार्टी या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरा भी वोट का मामला है, आपके भी वोट का मामला है, ये लोकतंत्र का मामला है दरअसल। अदिति, लेकिन देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग की चिप खो गई है। यह राहुल गांधी के दिमागी दिवालियेपन की वह बात कर रहे हैं कि तब वो आरोप लगा रहे हैं। और भाजपा का डिफेंस यही है कि वो जब हार जाती है तो इस तरह से हंगामा करती है। तो ये जो उनका आरोप है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप खो गई है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। भाषा, ये तो शुरू से ही पप्पू वगैरह कहते रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरह की 6 महीने की इतनी, जिसे कहते हैं इतनी जांच, 7 फुट तक के कागज जो इलेक्शन कमीशन ने इनको इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया, उसकी भी तहकीकात करके एक असेंबली में, तो पप्पू को जो है वो उसके ऊपर तो पूरा पानी फिर गया है। दूसरा, जैसे मुकुल जी कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और इसमें साफ ये हो रहा है कि भाजपा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में आ रही है, तो उसमें जो राहुल गांधी का आरोप है कि कहीं नेक्सस है, वो और भी साफ होता जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बैकफुट पे है और भाजपा जो है, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला ओथ लेने की बात है, ये लेने की। अरे, नेशनल पार्टी आप भी हैं, नेशनल पार्टी होने के नाते भाजपा को भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए कि उनका वोट सही जगह पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मुझे भी, आपको भी, सबको, जनता को ये चिंता होनी चाहिए कि वोट हमारा जो है गड़बड़ ना हो। ये इलेक्शन कमीशन को जो है इस चीज की जनता को, देश को आश्वासन देना चाहिए, वरना जैसे हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत 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 बड़ा खतरा बनता है। मुकुल, यहाँ पर एक चीज और है जो राहुल गांधी ने कहा भी, और पहले से भी वो कह रहे थे कि यह वोट चोरी का एक मॉडल है। और इस वोट चोरी के एक मॉडल में उन्होंने 5 फैक्टर्स गिनाए और 5 के तहत उन्होंने आंकड़े पेश किए, जो पूरे आंकड़े 1,250 वोट चोरी का कहानी कह रहे हैं, जिसमें फर्जी वोटर भी हैं, जिसमें डुप्लीकेट वोटर भी हैं, जिसमें फॉर्म 6 भरने वाले हैं, जिसमें फोटोज गायब हैं वो भी हैं, और एक फर्जी एड्रेस की भी कहानी है। तो फर्जी एड्रेस और मल्टीपल वोटर्स वाली कहानी तो लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि वहां पे वो जा के ग्राउंड पे चेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर वो बन गई है कि एक छोटा सा कमरा जिसमें से 80 वोटर निकले हैं। लेकिन इसी तरह की कहानी महाराष्ट्र के समय भी बाहर आई थी, जहां पर एक हॉस्टल में इतने वोटर्स हैं। अभी हम एसआईआर पर भी बात कर रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है बिहार में, उसका जो पहला ड्राफ्ट आया है वोटर लिस्ट का, वह भी चौंकाने वाला है। एक ही घर में यादव भी है, अंसारी भी है, मिश्रा जी भी हैं, 80 लोग वहां रह रहे हैं। तो ये तो घोटाला तो बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है। तो भाषा, जैसे आपने कहा सही कि राहुल ने बार बार उनसे सवाल एक उड़ेदा गया, तो उन्होंने ये कहा कि ये वोट चोरी का एक मॉडल है। तो एक मॉडल है, ये नहीं कि यही एक मॉडल है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ईवीएम के भी मैनेज करने की बातें हुई थी, हालांकि ईवीएम को लेकर भी वो हमेशा डिनाई करते रहते हैं और कि भाई उसे आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल हैं, उस पर कोई जवाब नहीं मिलता, दरअसल सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो एक मॉडल तो ये हो गया। उसके अलावा अब एक ये एसआईआर वाला मॉडल आ रहा है बिहार में।
ये भी नए तरह का मॉडल है, क्योंकि अब कई मॉडल अलग अलग तरह के प्रयोग होते रहते हैं हर चुनाव में। क्योंकि महाराष्ट्र और ये वाला जी। जो मॉडल है उसमें तो वोटर लिस्ट बढ़ाने की बात है, अब घटाने की बात हाँ, हो रही है। अब घटेगी भी और कुछ ऐसे बढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे, किसके पक्ष के बढ़ेंगे, कहां से घटेंगे, ये सारा बड़ा SIR के तहत भी फर्जी वोटर बन रहे हैं। तो ये भी कहानियां सामने आई हैं। जिन मृत लोगों को जिंदा किया जा रहा है वो किसके लिए, किसके हित में किया जा रहा है, सत्ता में कौन है, तो सत्ता की जिम्मेदारी तो बनती है। और ये पूरा लोकतंत्र ही अगर इस तरह अप्राण हो जाएगा तो फिर इसके मायने क्या है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है और जनता की एकजुटता ही इसे एक तरह से रोक सकती है, जिस तरह से अब बिहार में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो अदिति, मुकुल जहां बात कर रहे हैं कि जनता के बीच जाने का सवाल, वहां पर यह दिखाई दिया कि इंडिया गठबंधन का जो डिनर था कल, जो राहुल गांधी ने होस्ट किया, उसे भी इस वोट चोरी के नाम उन्होंने सुपुर्द किया। वहां पर भी तमाम दलों को बुलाकर उन्होंने विस्तृत में इसको एक्सप्लेन भी किया, उनकी जो क्वेरीज थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो इस पर स्टैंड लेंगी? मुझे भाषा उम्मीद है, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा है कि वो लोग इस साथ है, क्योंकि ये सभी की भविष्य का, सभी पार्टियों के भविष्य का इसमें सवाल है। और मुझे उम्मीद है कि इस विषय में कम से कम इंडिया गठबंधन जो है साथ खड़ी होगी, क्योंकि सभी ने इसका जो है भुगता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की ओर कि आखिर कश्मीर में, नया कश्मीर जो मोदी जी का बन रहा है, उसमें किताबों से इतनी परेशानी क्यों है। जिन 25 किताबों को बैन किया गया उसके लिए तारीख चुनी गई 5 अगस्त 2025, ताकि याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाकर स्टेटहुड छीन लिया गया था जम्मू कश्मीर से। और ये जो 25 किताबें हैं, दरअसल इन किताबों में है ऐसा क्या, क्योंकि इसमें AG नूरानी, ऐसे न्यायविद जिनकी देश में और दुनिया में इतनी साख रही है, उनकी किताब है। अरुंधति राय की आजादी की किताब है और अनुराधा भसीन की डिसमेंटलिंग कश्मीर है। सवाल है कि इन 25 किताबों में ऐसी क्या चीज है जिसे दबाना मोदी सरकार, वहां के LG, हमारा जो गृह मंत्रालय है चाहता है, क्योंकि इन सबको देशद्रोही बना दिया गया और कहा गया कि किसी के पास मिलेगी तो भी यह अपराध माना जाएगा। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा पंच ये है कि ये 5 अगस्त को जो राज्य का दर्जा कश्मीर से छीना गया, ये उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, उसी राजनीति का हिस्सा है। और इसके पीछे ये जो किताबें बैन हुई हैं, इसके पीछे सिर्फ मंशा यही है कि कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के लोगों की जो पीड़ा है, उसे कहीं दबा हटा दिया जाए। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि हर तानाशाह जो है वो किताबों से यानी ज्ञान से डरता है। तो मोदी सरकार इसी के तहत एक तरफ स्कूलों में सिलेबस बदल रही है बच्चों का, दूसरी तरफ किताबों को बैन कर रही है, यानी वो हमारी आजाद सोच को नियंत्रित करना चाहती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर को रीडिजाइन करने की साजिश की जा रही है और बार बार जो उनका जख्म है कि किस तरह से 5 अगस्त 2019 को उनसे उनका विशेषाधिकार छीना गया, आर्टिकल 370 हटाया गया और साथ ही साथ जिस तरह से स्टेटहुड गया है, उस पर बार बार यह बताना कि हम ही मालिक हैं और हम ही बताएंगे कि तुम क्या पढ़ोगे। जो भी जुल्म का इतिहास रहा है, जो भी कश्मीर की फाइट रही है, उस फाइट को खत्म करने की एक साजिश के तौर पर मुझे दिखाई देता है इन 25 किताबों को बैन करना। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है इन 25 किताबों में जो है, कुछ किताबें आपने भी पढ़ी होंगी, कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, उसमें बिल्कुल साफ है कि कश्मीरियत का जो स्ट्रगल है, कश्मीरियत को जो जिंदा रखने की बात है, उनके जो दुख दर्द रहे, क्योंकि कुनन पोशपुरा पर भी एक बहुत अहम किताब है जिसे बैन किया गया। मैं बतौर पत्रकार उस इलाके में जाके रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ वहाँ पर। तो कश्मीर के लोग रोए भी नहीं क्या, या उनके आंसुओं से भी दिक्कत है क्या इस सरकार को? नहीं, मसला केवल कश्मीर का नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वहाँ वोट चोरी का एक मॉडल था, यहाँ किताबें बैन करना भी एक मॉडल है। वो एक किताबें बदल रहे हैं, एक तरफ इतिहास बदल रहे हैं, विज्ञान बदल रहे हैं, सब चीज़ें वो अपने हिसाब से ढाल रहे हैं। दूसरी तरफ वो किताबों पर बैन लगाते हैं, यानी जो ज्ञान है, जो जानकारी है, हो सकता है कि कई किताबों में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें हो, लेकिन वो पाठक के विवेक पर भी छोड़ना चाहिए। आप प्रतिबंध लगाकर क्या कहेंगे? प्रतिबंध लगाकर यही काम तो अंग्रेज सरकार करती थी, हमारी तमाम आज़ादी के जो भी जितनी किताबें थी उन पर प्रतिबंध लगाती थी। और
आप तो ये कश्मीर और की बात कर रहे हैं, अरुंधति राय की बात कर रहे हैं, नूरानी की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है तमाम ऐसे केस आए, क्योंकि मैं एक बतौर पत्रकार कई खबरें हमने छापी हैं जहां भगत सिंह की किताब मिलने पर भी पुलिस ने ऐतराज किया। तो भगत सिंह की किताब रखना भी जहां एक तरह से अपराध हो जाए, बाबा साहब की बात करना, उनकी प्रतिज्ञाएं दोहराना जहां अपराध हो जाए, वहां तो कश्मीर तो हमेशा हमारे लिए एक टेस्ट पॉइंट रहा है। पहले कश्मीर में चीजें अप्लाई होती हैं, फिर पूरे भारत में अप्लाई होती हैं। तो कश्मीर वाले तो कहते भी हैं कि आप जब हमारे उस पर चुप रहे तो अब आपको जैसे इंटरनेट बैन, लगातार चीजें हम देखने को मिलती। तो एक सिलसिला है ये। तो ये है कि उनके हिसाब से उन्हीं के इतिहास, उन्हीं का भूगोल, उन्हीं का भविष्य सब उन्हीं के हिसाब से चलेगा। जी, तो अदिति, जो मुकुल कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये बाकी जगहों पे भी शुरू होगा? क्योंकि हम सब तो इस बात के गवाह रहे हैं कि कश्मीर पहले, उसके बाद बाकी देश में वो इम्प्लीमेंट होता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि बाकी जगहों पे भी किताबें बैन होंगी? हाँ, तो बैन होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो अपनी तरह से एक सटल तरीके से कर रहे हैं। जैसा मुकुल जी ने बोला है कि वो उनका एक एजेंडा चालू है किताबों को दरकिनार करना, जो जिसमें, और वो सही बात है कि आप पाठक की जो है एक उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर आप एक वार कर रहे हैं। अरे जो पाठक है उसे तय कर लीजिए। और ये जो सारे हैं ये बहुत ही नामी ग्रामी इतिहासकार हैं, एकेडमिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिनकी किताबें गई हैं। हमारे एक साथी हैं जो हम जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, डेविड देवदास, जो मतलब लगातार कश्मीर में पीस की बात करते रहे हैं और उन्होंने वहां पे किताब लिखी, उनकी किताब तक बैन कर दी। अनुराधा भसीन जो कि मीडिया के बारे में बात करती थी। तो ये जो आपने पहले कहा था, मैं उससे सहमत हूँ। शायद ये चाहते हैं कि उनके आंसू ना देखे जाएं, उनकी जो पीड़ा हुई है उनके बारे में लोग ना जाने, और सब कुछ हरा भरा जो कश्मीर को इन्होंने एक लैंड बना के रख दिया है, बजाय एक उसको, वही एक तस्वीर जो है वो बनी रहे, मेरा ऐसा सोच। जी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये मोदी सरकार को सलाह दूंगा कि लेखकों से भी शपथ पत्र ले लिया जाए कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं और उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन ये एक बहुत चेतावनी है और खतरे की घंटी है कि इस तरह की किताबें, इस तरह से किताबों पर हमला बोलना, और वह भी कश्मीर से संबंधित किताबों पर हमला बोलना, क्योंकि कश्मीर अपने घाव सुधार कर गया चुनाव में, और चुनाव में उसने सब कुछ सहते हुए भी एक सरकार बनाई, और उस सरकार से भी उसे अपेक्षा थी कि कुछ होगा। लेकिन हमें लगातार दिखाई दे रहा है कि उसके दुख दर्द ही नहीं, उसके इतिहास और जो जुल्म हुआ है पहले, उन सब के दस्तावेज मिटाने का काम इन 25 किताबों को बैन करके मोदी सरकार ने दरअसल किया है। और हमारा तीसरा मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसका रिश्ता है उत्तराखंड के धराली में जो विनाश लीला हुई। महज 38 सेकंड्स में पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया। जिस तरह से आपदा आई, उसका क्या कनेक्शन है? क्या यह मैन मेड डिजास्टर है या बस इसे हम एक प्राकृतिक आपदा कहकर छोड़ सकते हैं? इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज करके और उसके साथ जो हम लोग जिस तरह का एक विकास का मॉडल कर रहे हैं, जिसमें ना हम प्रकृति, ना प्राकृतिक संसाधन, ना एक्सपर्ट्स, ना वहाँ की जनता, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेके जिस तरह का एक डेवलपमेंट चल रहा है, मुझे लगता है ये पहाड़ों को मारने की एक साजिश है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे वो जोशीमठ का संकट हो, या अब धराली आपदा, ये सब आपदा नहीं, एक चेतावनी है हमारे लिए कि अंधाधुंध विकास अंततः विनाश लाएगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा बहुत साफ मानना है कि उत्तराखंड के धराली में जो हुआ है उसका सीधा सीधा रिश्ता वहां पर जो अंधाधुंध विकास चल रहा है, जिसके खिलाफ वहां के लोग बोल रहे हैं, उससे है। अगर हम उससे नहीं कनेक्ट करेंगे तब ये मगरमच्छी आंसू बहाते रहेंगे, लोग नेता बोलते रहेंगे, लेकिन असली दोषी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी कि इस तरह का विकास कैसे हो रहा है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर देखते हैं कि दुकानें किसने लगाई। उनको यह नहीं पता चला कि यहां विकास किसने किया। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है सीन कि जब होता है, क्योंकि आपने केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया, 2013 में हुई थी, उसके बाद से हम सब लोग जो वहां पे जाते रहे, देखते रहे, वहां पे और बड़ा विनाश खड़ा कर दिया गया है विकास का। इतने कंक्रीट हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है।
तो ऐसा लगता है कि यहाँ मगरमच्छी आंसू बहाते रहते हैं, वहां ऑल वेदर रोड भी चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी देता है, सब कुछ चलता रहता है, और जब विनाश लीला होती है तो थोड़े बहुत आंसू बहा दिए जाते हैं। यही तो, ये क्या हो रहा है कि वो सारा की भी ये प्राकृतिक आपदा हो गई, साहब बादल फट गया, ये हो गया, पर ये सब हो क्यों रहा है? जैसे अदिति ने भी कहा कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई है, लेकिन ये हो क्यों रही है? हम इंसानों ने जिस तरह का अपना पूरा रवैया, जिस तरह का व्यवहार हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, दुश्मनाना, बिल्कुल दुश्मन की तरह उसे देख रहे हैं, तो वहां गड़बड़ हो रही है। जबकि ये सह अस्तित्व का मामला है चीजों को लेकर। हम पहाड़ पर क्यों इतना ज्यादा विकास करना चाहते हैं? क्यों ऑल वेदर रोड, क्यों टनल, क्यों हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएं? लोग भी खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई वो केदारनाथ अगर आपको जाना था या जोशीमठ, उसके लिए क्यों जाना था, कैसे जाना था? उसके लिए एक त्याग, तपस्या, एक यात्रा थी, तीर्थ यात्रा। अब वहां की भाई आज तो बहुत बढ़िया हो गया, हेलीकॉप्टर से हम पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। लेकिन हेलीकॉप्टर के पहुंचने, उसके हेलीपैड बनने और उस सब में, इस विकास में क्या क्या हुआ, तो वो चक्कर क्या है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक तो ये है कि इसके जरिए, जैसे शंकराचार्य ने किया था कि चाहे इस तरह से मठ बनाए, अब बीजेपी की नीति ये है कि एक हिंदुत्व का पूरा एक कॉरिडोर बना दें हम, और लोगों को कोई कॉरिडोर दिखेगा और उन्हें उन स्थल पे ले जाना होगा, तो एक तरह से धर्म के नाम पर उनकी राजनीति का मामला हल हो जाएगा। उसका हिस्सा। तो ये बार बार उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके और इसकी अनदेखी कर रहे हैं प्राकृतिक उसकी। तो यही सारा संकट हो रहा है कि जब तक हम उससे सह अस्तित्व से व्यवहार नहीं करेंगे, प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमें बार बार ये चेतावनी देगी, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे सुनामी आए, चाहे बादल फटे, ये सब हमारे लिए चेतावनी है। जी, यहाँ पर अदिति मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा दिखाई जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, लेकिन बहुत से लोग, यहाँ तक कि जो मौसम विभाग के लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, उनका कहना है कि ये क्लाउड बर्स्ट का मामला नहीं था, क्योंकि इस तरह की बारिश नहीं थी, और वहां पर जो ग्लेशियर लेक पिघला है उसकी वजह से है। वो सब भी हम छोड़ दें तो धरावली में जो पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ है, जो 38 सेकेंड्स का वीडियो है, वह रूठी नदी का है। और लोग जो जानते हैं, जिन्होंने कवर किया, जो वहां रहते हैं, कि नदी अपना रास्ता लेती है, तो वो जो पूरा ऊपर से आ रहा है, नदी दरअसल अपने ही रास्ते से आकर नीचे भागीरथी में जाती रही है वहां पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यह तो सबको पता है, वहां पे जो लोग आज लापता हैं, सोचिए कितने बड़े पैमाने पे टूरिस्ट लापता हैं, जिनके मरने की आशंका है। तो अगर वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हाउस स्टे बन रहे थे, होटल्स बन रहे थे, उसी रास्ते पे बने थे, तो धामी सरकार को पता नहीं चला वहां पर कि ये सब बन रहा है? वो आंख बंद है उनकी। भाषा, मुझे लगता है ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो होड़ लगी है ना, इन्होंने और कोई परफॉर्मेंस तो की नहीं है, उस वजह से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिस तरह से अप्रूव हो रहे हैं। अब लोग बता रहे हैं कि रिवर बेड, जिसे आप रूठी नदी कह रहे हैं, उसके ऊपर मकान बन रहे हैं, और मकान किस मॉडल के बन रहे हैं? दिल्ली मॉडल के बन रहे हैं। होटल, होम स्टे, ये सब बने जा रहे हैं। कौन ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर रहा है? ये सरकार ही कर रही है ना। तो सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। जहां तक फ्लैश फ्लड्स का सवाल है, एक तो ये साबित नहीं हुआ कि ये क्लाउड बर्स्ट था, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फ्लैश फ्लड हमेशा पहाड़ों में आते रहे हैं, रियलिटी है, और लोग उससे जूझते रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन जगहों पे जहां फ्लैश फ्लड्स आते थे, वहां पे सब खड़े हो रहे हैं अपार्टमेंट्स। आप उत्तराखंड, आप देहरादून में जाइए, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स खड़े हो रहे हैं रिवर बेड्स के ऊपर। तो ये एक इस तरह की जो विकास, जो इन्होंने बोला अंधाधुंध विकास है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए। चार धाम प्रोजेक्ट जैसे इन्होंने बताया, चार धाम प्रोजेक्ट वो उनकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में कितने ही एक्सपर्ट्स ने रिजाइन किया है, कितने ही एक्सपर्ट्स ने बोला, उन्हें नहीं लिया जा रहा है। आप कमेटी बना देते हैं जिसमें आपके से सहमत एक्सपर्ट्स हैं, बाकी लोग जो रिजाइन कर गए क्यों किए हैं? कोई मतलब जो उत्तराखंड सरकार है, जिसे हम हिंदुत्व लैब 2 कहते हैं गुजरात के बाद, वो अभी धर्म और इकोनॉमिक्स को जो है ना, वो मिक्सअप करके जो है प्रकृति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जी, तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जरूर देखिए न्यूज़ क्लिक, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस। शुक्रिया।